आपके गुंडे जाकर बम ब्लास्ट करते हैं, आतंकवादी संगठनों की तरह अपने आप को दिखाते हैं, यही दर्शाता है। माफ़ कीजिएगा, इतने कड़े शब्दों का प्रयोग मैं इसीलिए कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं जब आप इस प्रकार के काम करने लगते हैं ना तो दिखने लगता है, क्योंकि आतंकवाद सिर्फ एक देश में नहीं पनपेगा। आप जैसे लोग इसे हिंदुस्तान में भी लाने की कोशिश करें, पर याद रखिएगा कि ये मोदी की सरकार है। अगर आप यहाँ पर आतंकवाद को लाने की कोशिश करेंगे ना तो आपका सफाया किस दिन हो जाएगा शायद आपको कानो कान खबर नहीं होगी। तो इस चीज़ को आज से मुझे लगता है कि हम सबको समझना चाहिए कि टीएमसी के कार्यकर्ता कोई नए गुंडे नहीं बने, इनके तो एनरोलमेंट ही इसीलिए होती है क्योंकि ये कैटेगराइज्ड गुंडे होते हैं और ममता दीदी इनकी चालक होती हैं। इस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए ताकि वहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि जितने भी निर्दोष लोग हैं बंगाल में वो सुख के साथ, शांति के साथ और बिल्कुल अच्छे स्वास्थ्य के साथ वहाँ पर जी पाएँ और उन्हें खतरा ना हो कि रात को कहीं आकर अगर हमने टीएमसी के खिलाफ बता दिया जनता को सच तो कहीं रात को आकर हम पर या हमारे परिवार पर टीएमसी के गुंडे, ममता दीदी के गुंडे हमला ना करते। सबसे अंतिम और मुख्य सवाल, जो बम की बात की जाए, जैसे कैलाश विजयवर्गीय ने एक स्टेटमेंट दी है पूरा कि बमों से उड़ाने की साजिश रची जा रही है, बीजेपी कार्यालय के बाहर बमों का जमावड़ा मिल रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? ये कैसी ओछी हरकतें करी है कि विपक्ष को पूरा रौंदने की तैयारी पे है टीएमसी? नहीं, विपक्ष को रौंदने की तैयारी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता को रौंदने की तैयारी है। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि जब आतंकवादी संगठन एक जगह से पनपते हैं ना, वो सिर्फ उस शहर या उस राज्य को बर्बाद नहीं करते हैं या सिर्फ गिने चुने लोगों को बर्बाद नहीं करते हैं, वो पूरे देश को तहस नहस कर देते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर पूरी कंट्री को बदनाम कर देते हैं। यही हुआ पाकिस्तान के साथ। और आज आप हिंदुस्तान के खिलाफ इस प्रकार की साजिश और इस प्रकार का षड्यंत्र कर रही हैं कि आज आपने बम का जमावड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दफ्तर के बाहर। अरे ऐसी भी क्या आपको नाराजगी है, ऐसी भी क्या नफरत है कि आप अपने देश की जनता के बारे में ही नहीं सोच रही हैं, आप अपने राज्य की जनता के बारे में ही नहीं सोच रहे। वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। आपका मैं मानती हूँ कि राजनीतिक जो डिफरेंस है वो हो सकता है, पर कब से आप व्यक्तिगत डिफरेंसेस पर आ गई? कब से आपको ये लगने लगा कि नहीं अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो मैं उसे मार डालूंगी, मैं उसके खिलाफ बम प्लांट करूंगी, मैं उसके परिवार को ख़त्म कर दूंगी और मैं उसको जेल भेज दूंगी? ये सब तो आतंकवादी संगठन ही करते हैं। और फिर जब आपको बोल दिया जाए कि आप नवा हरामी कर रहे हैं या फिर आप आतंकवादी संगठनों से मिल रहे हैं तो आप बोलने लगते हैं कि नहीं जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप आतंकवादी संगठन से मिले। नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष बहुत है, बहुत ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, पर फिर भी हम ये मानते हैं कि अगर वो बम से उड़ाना चाहते हैं किसी को तो वो आतंकवादी हैं। भारतीय जनता पार्टी में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं सभी के साथ तान्या गुप्ता। आज हमारे साथ है निगत अब्बास जी, उनसे पूछते हैं हम सवाल। नमस्कार मैम। सबसे बड़ा सवाल जो आज का उठ रहा है वो है पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी पे, जहां ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ से ऊट पटांग उल जलूल बयान लग रहे हैं। उनके ऊपर बोलते हैं शुभेंदु अधिकारी पर त्रिपाल चोरी और साथ ही साथ जो उनके ज़रूरी सामान है उसको चोरी करने की बातें की जा रही हैं और सबसे ज़्यादा सामने आ रही है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय जी ने ये बात उठाई है कि जो बीजेपी कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों के पास, उनकी गाड़ी के पास जो बमों का जमावड़ा मिल रहा है उस पर क्यों मौन व्रत कर रखा है? क्या टीएमसी की साजिश है सब कार्यकर्ताओं को और बीजेपी सपोर्टर्स को ख़त्म करना, और वो क्यों बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं लगातार शुभेंदु अधिकारी को, या शुभेंदु अधिकारी का हाथ हो सकता है? आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि क्यों बदनाम करने की कोशिश हो रही है शुभेंदु अधिकारी जी को। आप समझिए वो तो सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं टीएमसी के, क्योंकि जब सिटिंग मुख्यमंत्री हारती है ना तो जनता उन्हें अपने तरीके से जवाब देती है और ये ममता बनर्जी को जवाब मुंहतोड़ दिया गया है। आधा शुभेंदु अधिकारी ने दिया और मैं कहूँगी उससे दुगना वहाँ की जनता ने दिया। तो जब आपको वो कर देते हैं ना तो आप तिलमिला जाते हो, आप परेशान हो जाते हो। गुंडागर्दी के राज में तो आप पहले से थे, ये कोई नई बात नहीं है कि आज आपने टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और ममता दीदी ने अभी से इसका विचार शुरू किया है कि आज इनको करना है कि नया इनको नाटकीय प्रदर्शन करना है या इनको वायलेंस क्रिएट करना है। ये तो इनकी हॉबी रही है। ये ऐसा लगता है वो खेला हो वो ना, इनका खेल तो है ही ये। इन लोगों ने निरंतर सिर्फ और सिर्फ वायलेंस देखा है और मुझे तो बड़ा दुख होता है कि जब मैं देखती हूँ कि वहाँ पर जो पिक्चर्स आती हैं, इतनी वायलेंट पिक्चर्स आती है कि महिलाओं की, बुजुर्ग महिलाओं के साथ इस प्रकार की हालत आप कर देते हैं, उनके साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट करते हैं और आपको डर नहीं लगता, आपको बुरा नहीं लगता। तो ये कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि ना ही कभी आप बंगाल से प्रेम कर पाए, ना ही आप कभी बंगाल की जनता से प्रेम पाए, और हिंदुस्तान की जनता से तो बिल्कुल, और हिंदुस्तान से अपनी सरजमीन से तो आप बिल्कुल ही प्रेम नहीं कर पाए। क्योंकि अगर करते ना तो इस प्रकार के
जो आप वायलेंस वहाँ पर सपोर्ट करते हैं, आपके गुंडे जाकर बम ब्लास्ट करते हैं, आतंकवादी संगठनों की तरह अपने आप को दिखाते हैं, यही दर्शाता है। माफ़ कीजिएगा, इतने कड़े शब्दों का प्रयोग मैं इसीलिए कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं जब आप इस प्रकार के काम करने लगते हैं ना तो दिखने लगता है, क्योंकि आतंकवाद सिर्फ एक देश में नहीं पनपेगा। आप जैसे लोग इसे हिंदुस्तान में भी लाने की कोशिश करें, पर याद रखिएगा कि ये मोदी की सरकार है। अगर आप यहाँ पर आतंकवाद को लाने की कोशिश करेंगे ना तो आपका सफाया किस दिन हो जाएगा शायद आपको कानो कान खबर नहीं होगी। तो इस चीज़ को आज से मुझे लगता है कि हम सबको समझना चाहिए कि टीएमसी के कार्यकर्ता कोई नए गुंडे नहीं बने हैं। इनके तो एनरोलमेंट ही इसीलिए होती है क्योंकि ये कैटेगराइज्ड गुंडे होते हैं और ममता दीदी इनकी चालक होती हैं। इस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए ताकि वहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि जितने भी निर्दोष लोग हैं बंगाल में वो सुख के साथ, शांति के साथ और बिल्कुल अच्छे स्वास्थ्य के साथ वहाँ पर जी पाएँ और उन्हें खतरा ना हो कि रात को कहीं आकर अगर हमने टीएमसी के खिलाफ बता दिया जनता को सच तो कहीं रात को आकर हम पर या हमारे परिवार पर टीएमसी के गुंडे, ममता दीदी के गुंडे हमला ना करते। तो अगर बात की जाए तो शुभेंदु अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करी गई है टीएमसी की तरफ से कि उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सामान चोरी करा, त्रिपाल चोरी करा, उस पर आप क्या कहेंगे? इस मुद्दे पर पूरी रोशनी डाली जाए। देखिए, जब कोई व्यक्ति चुनाव हार जाता है, यहाँ मैं ममता दीदी की बात कर रही हूँ कि वो सिटिंग मुख्यमंत्री थी, जब वो हार गई चुनाव तो अधिकतर क्या होता है कि जब आप अपनी हार को झेल नहीं पाते हो तो आप तिलमिलाने लगते हो, आप अजीब प्रकार की बातें करने लगते हो। और यही वजह है कि आज आपने इस प्रकार की बात करी कि चोरी हो गई। अरे कैसी ओछी बात आप करते हैं, कैसी छोटी बात आप करते हैं। आप आज भी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि हारने के बाद अपनी हार को आपने स्वीकार कर लिया और आप मुख्यमंत्री नहीं बनी। आज भी आप वहाँ के मुख्यमंत्री इस प्रकार की बातें करती हैं। आज भी पुलिस आप ही के अंडर और आप इस प्रकार की बातें करती हैं। सिर्फ और सिर्फ साजिश की जा रही है और ये शुरू से है। आज कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या बंगाल की निर्दोष जनता हो, निरंतर इनके खिलाफ ममता दीदी ने और उनके गुंडों ने, उनके गुर्गों ने सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करा है, राजनीति करी और सिर्फ ये कोशिश करी कि किसी प्रकार इन लोगों को बदनाम किया जाए। और अब जब जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया ममता दीदी को, उसके बाद भी उन्हें शर्म नहीं आई। मैं कह रही हूँ कि जब उन्हें हरा दिया गया उसके बाद भी ममता दीदी को शर्म नहीं आई। वो आज भी उसी प्रकार की गलीज हरकतें करने पर उतारे हुए हैं। मुझे दुख होता है कि हमारे देश में एक ऐसी भी मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य में ऐसी भी मुख्यमंत्री हैं जो एक मैं माफ़ी चाहूँगी कि इस प्रकार की दोबारा मैं भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, पर आपने एक महिला को अपमानित कर दिया है। एक महिला का जो दर है ना, जो एक महिला की पोजीशन होती है इस वर्ल्ड में, इस कंट्री में, वो बहुत ऊंची होती है। आपने उसको नीचे ज़मीन पर गिरा दिया है। क्योंकि जब हम महिला की बात करते हैं तो हमें लगता है कि जब महिला होती है वो वैसी पोलाइट होती है, उसको सोचने समझने की शक्ति उसके पास बहुत अधिक होती है, उसके पास ताकत बहुत अधिक होती है। बस बुरा ये लगता है कि जब आप उस ताकत का गलत तरीके से प्रयोग करती हैं और करती आ रही हैं और आज भी उसी तरीके से आप प्रयोग कर कर शुभेंदु अधिकारी को झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि अगर आपके पास कोई सबूत होता ना तो आप इस प्रकार प्रेस के आसपास ना घूमती, आप उसमें वाकई दिखाती कि क्या सबूत है। आप सबूत दिखाइए फिर बात करेंगे। आपने बात की कि बार बार भटकाने की और बदनाम करने की, वहीं अगर बात की जाए तो कटमनी का मुद्दा है जो पता चल रहा है, खनन माफिया के नाम पे आ रही थी उनके बारे में, कोल माफिया वहाँ दिख रहे थे, वहाँ ममता बनर्जी ने चुप्पी साध रखी थी। ममता बनर्जी के मुंह से उफ भी नहीं निकला। क्यों? अपना भतीजा अगर फंसता है अभिषेक बनर्जी, जिसको अब उन्होंने अब उनको इतनी बड़ी पोजीशन मुख्य सचिव के दे दी, उनको कार्यभार संभालने के लिए दे दिया है, तो अब क्या सिर्फ अपना बात छुपाएंगे इसलिए दूसरे को बदनाम करेंगे? ताने, आप किस प्रकार की बातें कर रही हैं? आपको वाकई लगता है कि ममता बनर्जी चोरी करेंगी और खुद कह देंगी मैंने चोरी करी और मेरे परिवार ने चोरी करी है? ये तो जग जाहिर है कि जब भी कोई व्यक्ति चोरी करता है तो कौन कहता है कि मैं चोर हूँ? हर कोई व्यक्ति यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर आप आरोप लगाते लगाते ये कहीं ना कहीं भूल गई कि जो आपके कुकर्म थे, आपके भतीजे के, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के, मंत्री के जो कुकर्म थे, आप उसको छुपाना भूल गए, आप उस पर मिट्टी डालना भूल गए। अगर डाल देते तो शायद आज आपको, अगर शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप इतना अत्याचार करने की ना सोचते, कार्यकर्ताओं को शहीद करने की ना सोचते, तो शायद आपको लगता कि क्या सच है और आपको अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। आज आप एक्सपोज हो गए हो जनता के सामने। आपने कहीं ना कहीं अपनी जो हैसियत है जनता के सामने उसको लाकर खोल दिया है और अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर दिया है कि हाँ हम चोरी करते हैं और चोरी करते रहेंगे। और यही वजह है कि निरंतर आपका नाम आज पहली बार नहीं आया, पिछले 10 साल से आपका नाम स्कैम्स में आ रहा है और अब आपके नए नवेले भतीजे के भी आ रहा है। क्योंकि सभी को पता है कि आपका रोल मॉडल बनने वाला, आप रोल मॉडल बनने वाली हैं आपके भतीजे के लिए। पहले आपने स्कैम्स करे और अपने आप को छुपाया, अब आपका भतीजा स्कैम करेगा और अपने आप को छुपाएगा। और आने वाले समय में सभी को पता है कि वो सपना भी देखते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। आपको समझना पड़ेगा कि जनता बड़ी समझदार है और उसी सूझबूझ और उसी समझदारी की वजह से आपको आपकी सीट से हराया गया था।
इसी वजह से जनता ने आपको अपने मत से हराया था, पर फिर भी आप इतनी बेशर्म निकली, माफ़ करिएगा, आप इतनी बेशर्म निकली कि आपने जनता के मतदान को पैर पे रखा और जूती से फेंक दिया। आपने ठोकर मार दी और ये मैं मानती हूँ संवैधानिक है, पर एक असंवैधानिक तरीके से आप आकर मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गई। अब 6 महीने में मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि किसी सुरक्षित सीट से नहीं, जिस सीट से हारी थी ना उसी सीट से चुनाव लड़कर दिखाइए। अगर दोबारा हार गई तो कहिए कि आप ममता बनर्जी मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देखने। तो देख सकते हैं किस तरीके से बेनकाब कर दिया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, और उनकी हरकतें कितना शर्मसार कर रही है हिंदुस्तान की जनता को।